नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल का सेकेंड क्लास करेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में सेकेंड क्लास क्या है? प्राचीन बिहार का इतिहास, ठीक है। यानी एंशंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को किराट या कीकट प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? कीकट या किराट, ठीक है। बिहार के संदर्भ में पहला उल्लेख जो मिलता है अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद में बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या कहा जाता है बिहार को? तो कीकट कहा जाता है। और बिहार के संदर्भ में जानकारी अथर्ववेद में भी है और पंचविश ब्राह्मण में भी है, ठीक है। अब आते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा पहली बार शतपथ ब्राह्मण में मिला है। भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, कंफ्यूजन नहीं होना है। बिहार के संदर्भ में पहला उल्लेख जो मिला है यह अथर्व और पंचविश में, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस में मिला है? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के प्रचार और प्रसार का उल्लेख मिला। शतपथ ब्राह्मण में ही बिहार को आपके आर्यों का प्रचार और प्रसार की जानकारी मिलता है, ठीक है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह राज की चर्चा भी इसी ब्राह्मण में मिला है। यानी शतपथ ब्राह्मण में क्या मिला है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिला है, आर्यों के प्रचार प्रसार की जानकारी मिला है और विदेह राज की जानकारी मिला है। समझ गए? अब आते हैं पुराणों में क्या मिला है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। समझ गए? गुप्त वंश वही आपका चंद्रगुप्त है आपके फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, विष्णु पुराण में क्या मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में गुप्त वंश की और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? शुंग वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में शुंग वंश की। वायु में गुप्त, विष्णु मौर्य और मत्स्य में शुंग वंश की जानकारी मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में बिहार का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है, ठीक है। विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, मगध और वैशाली गणराज की चर्चा मिलता है विनय पिटक में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। अब विनय पिटक में क्या होता है? मगध और वैशाली गणराज की जानकारी, यानी रिपब्लिक ऑफ मगध एंड वैशाली की जानकारी मिलता है, ठीक है। अब आता है दीप वंश और महावंश में क्या होता है? दीप वंश और महावंश में पूर्व मौर्य युगीन राजाओं की चर्चा मिलती है। मौर्य काल से पहले की राजाओं की चर्चा मिलती है, ठीक है, दीप वंश में और महावंश में, ठीक है। अब आते हैं कि दिव्यदान में क्या मिलता है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दिव्यदान में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में जो पुराण है मौर्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की। और दिव्यदान में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। समझ गए? दोनों कंफ्यूजन नहीं होना। अशोकावदान में क्या मिलता है? अशोक के जीवन की जानकारी मिलती है। अशोकावदान में कंफ्यूजन नहीं हो गए, अशोका वाला ऑप्शन आओगे तो अशोक से रिलेटेड है, मार दोगे आप, ठीक है। तो अशोकावदान में क्या होता है कि अशोक के लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं भगवती सूत्र जो जैन धर्म से रिलेटेड है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसमें भी 16 महाजन की जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जैन धर्म से रिलेटेड है, इसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। कल्प सूत्र और ध्यान सूत्र में पुष्य मित्र शुंग की जानकारी मिलती है। पुष्य मित्र शुंग की जानकारी किससे मिलती है? तो कल्प सूत्र और ध्यान सूत्र में, ठीक है। अब आता है भगवती सूत्र से लिच्छवी की जानकारी मिलती है। लिच्छवी जो राज है ना, लिच्छवी राज, ठीक है, वहाँ की जानकारी मिलती है। समझ गए? लिच्छवी राज से कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो वहाँ की जानकारी मिलती है किससे? भगवती सूत्र से, ठीक है। अब आता है कि कल्प सूत्र और हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वत से
चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलता है। कल्पसूत्र में भी मौर्य की जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त, और हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वत से भी जानकारी मिलता है मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं विदेशी विवरण क्या मिलता है। मेगास्थनीज जो थे, ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है तथा मौर्य प्रशासन की जानकारी ये भी आई है। मेगास्थनीज क्या कौन सा बुक लिखे थे? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र की जानकारी मिलता है और मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलता है। समझ गए? मौर्य वंश की क्या होता है? प्रशासन से जानकारी मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आया था। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आया था। इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आया था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करता है। हेनसांग जो है आपके जो उसने पुस्तक लिखा सियूकी में, किसकी जानकारी मिलता है? नालंदा की। ये सब ट्रेवलर थे, ठीक है, चाइनीज थे। अब आते हैं एक और इतिसंग में क्या होता है? उत्तर गुप्त काल में भारत आया था, ठीक है। इतिसंग क्या होता है? उत्तर गुप्त काल, यानी गुप्त काल के उत्तर में पहले क्या था, सॉरी बाद में, पहले नहीं बाद में, गुप्त काल के बाद में आया था। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। समझ गया यहाँ तक। तो गुप्त काल के बाद जो आने वाला था इत्सिंग था, ठीक है। अब बराबर की गुफा जो है ना, बराबर की गुफाएं, तो बराबर की गुफाएं जो बिहार में मिलती है और उधर उड़ीसा साइड में है, बिहार में भी है, और नागार्जुन पहाड़ी से अजीवक संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ये भी आई है। बराबर की गुफाएं कहाँ मिलती है? तो आपके बिहार, आप देखते हो भागलपुर आसपास एरिया, बांकाओं का साइड में मिलता है बराबर की गुफाएं। समझ गए? नागार्जुन पहाड़ी जो है अजीवक संप्रदाय की जानकारी मिलता है। नागार्जुन पहाड़ी में अजीवक संप्रदाय की जानकारी मिलता है। बोध गया शिलालेख से श्रीलंका के महामना द्वितीय की जानकारी मिलता है। बोध गया शिलालेख से श्रीलंका के जो राजा हुआ करते थे महामना द्वितीय, उनकी जानकारी मिलता है, ठीक है। नालंदा और मुंगेर के ताम्रपत्र से देवपाल की जानकारी मिलता है। नालंदा और मुंगेर के ताम्रपत्र से देवपाल की जानकारी मिलता है, ठीक है। समझ गए? देवपाल डायनेस्टी के थे देवपाल, ठीक है। अब आते हैं नालंदा के ताम्रपत्र से धर्मपाल की जानकारी मिलता है। यहाँ देखो क्या था, नालंदा और मुंगेर दोनों के ताम्रपत्र से देवपाल की जानकारी, लेकिन केवल नालंदा के पत्र से धर्मपाल की जानकारी मिलता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? धर्मपाल की जानकारी किससे मिलता है? तो केवल नालंदा के ताम्रपत्र से, ठीक है, मिलता है। भागलपुर से क्या होता है? भागलपुर से प्राप्त क्या है? ताम्रपत्र से, भागलपुर से जो प्राप्त है ताम्रपत्र से नारायण पाल की जानकारी मिलता है। ये भी पाल डायनेस्टी के राजा थे, नारायण पाल। उनको, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता? तो भागलपुर के ताम्रपत्र से, ठीक है। नालंदा और मुंगेर से किसकी जानकारी मिलता है? तो देवपाल का। नालंदा और मुंगेर से किसकी मिलता है? किससे मिलता है? देवपाल की। केवल नालंदा से किसकी मिलता है? तो धर्मपाल की। भागलपुर से किसकी मिलता है? नारायण पाल की, ठीक है। हाजीपुर से गुप्त काल के सिक्के भी मिले हैं। हाजीपुर में गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। बक्सर और सारण से कुषाण कालीन सिक्के मिले। बक्सर और सारण से कुषाण जो डायनेस्टी था उसके कुछ सिक्के मिले। गढ़वाल वंश के मनेर के ताम्रपत्र से पटना से संबंधित राजस्व प्रणाली की चर्चा मिली है। गढ़वाल जो डायनेस्टी था, ठीक है, उसके ताम्रपत्र मनेर में था, उससे पटना से संबंधित राजस्व प्रणाली का उसके सिक्के पे, ठीक है, मिला है। समझ गए यहाँ तक? पटना से संबंधित राजस्व प्रणाली की जानकारी मिला है। अब आते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? 3 होते हैं। एक को बोला जाता है पूरा पाषाण काल, एक को बोला मध्य पाषाण काल, एक बोला जाता है नव पाषाण काल, ठीक है। प्री हिस्टोरियन है, मीडियम है और नियो है, ठीक है। ये क्या है? प्री है, मीडियम है और ये नियो है। समझ गए? अब आता है इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या था। पूरा पाषाण काल की जब चर्चा हो रही है तो उस टाइम क्या था, आग की जानकारी नहीं था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी आई थिंक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, खाना बदोश लोग रहते थे, जीवन यापन, कोई घर नहीं था, ठीक है, कोई घर नहीं था, पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है।
समझ गया था। क्वार्टजाइट था, पत्थर के औजार बनाते थे, फिर उससे क्या करते थे, नुकीले आपके चॉपर चॉपिंग बनाते थे, उससे आप मारते थे, ठीक है, जानवर को, और फिर खाते थे। उसके बाद संक्रमण काल हुआ, जलवायु परिवर्तन इसमें होने लगा मध्य पाषाण काल में। इसमें क्या हुआ कि बदलाव होने लगा, ठीक है, बदलाव होने लगा, यानी आग की जानकारी मिल गई थी यहाँ तक, तो बदलाव, ऐसे आग की जानकारी देखा जाए तो कुछ कुछ बुक में तो पहले ही बताता है, बट यहाँ पे सिंपल समझना है कि आपको पहले पूरा पाषाण काल में लोग का जीवन यापन एक जगह नहीं था, कोई घर नहीं था, पत्ते उत्ते पहन के रहते थे और पत्थर उत्तर का उपयोग करके नुकीली चीज बना के चौपर पर बना के जानवर को मारते थे और उसे खाते थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि लोग थोड़ा बहुत कृषि करने लगे, पूरी तरह नहीं, इसीलिए इसको संक्रमण काल बोला जाता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब फिर भी यहाँ पे डिपेंडेंसी ज्यादातर के किस पे था, जानवर को मार के खाने में था, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या होता है, अस्थाई प्रारंभ हो गया, कृषि एग्रीकल्चर मिलने लगे, यहाँ पे पूरी तरह एग्रीकल्चर होने लगा। अब उसके बाद सारण के मैदानी भाग अगर देखा जाए तो वहां अस्थाई निवास की जानकारी मिलता है। यहाँ पे क्या होने लगा, पशुपालन, दूध के लिए, मांस के लिए, कृषि कृषि होने लगा। क्रांति का काल है, बर्तन का डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। तो ये सब आपका है कौन सा, तो ये आपका हो गया पहला, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखो आप, ठीक है, अब आते हैं बिहार में पाषाण कालीन, ठीक है। यहाँ देखो बिहार में पाषाण कालीन की बात, तो बिहार में पाषाण कालीन स्थल, तो कहता है बिहार में सर्वाधिक पाषाण कालीन क्षेत्र दक्षिण बिहार में स्थित है, ठीक है। अर्थात आदि मानव का प्रारंभिक निवास बिहार के दक्षिण भाग में मिला है, जैसे मुंगेर, नालंदा, गया इत्यादि, ये सब एरिया में क्या है, पाषाण काल की जानकारी मिलता है, समझ गए। गया जी जो अभी बोला जाता है, गया जी के शेरघाटी में आदि मानव के दो चट्टानी निवास स्थान मिले हैं। आदि मानव का दो चट्टानी, यानी चट्टान के ऊपर एक टाइप की इमेज है, बनाया गया है, ठीक है, मिला है। इसके अतिरिक्त कैमूर के पहाड़ी में अगर देखा जाए, ठीक है, कैमूर के पहाड़ी में, तो इसमें क्या मिला आपको, शैलाश्रय मिला है। शैलाश्रय मतलब रहने वाला जगह, शैलाश्रय मिला है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र भी मिले हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले कहाँ पे, तो आपका कैमूर में, समझ गया। अब आते हैं पूरा पाषाण काल का स्थल देखा जाए तो मुख्यतः गया के जेठियन तथा पैमार घाटी, मुंगेर के भीमा बांध, भागलपुर के राजपोखर, इस सब एरिया में क्या है, पूरा पाषाण काल की स्थल मिला है, ठीक है। गया जी के अगर देखा जाए तो जेठियन, ठीक है, और पैमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और भागलपुर के राजपोखर, ये सब मिला है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, पूरा पाषाण कालीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नालंदा में भी मिला है, ठीक है, जैसे राजगीर से पूरा पाषाण काल औजार मिले हैं, राजगीर से मिला है, ठीक है। जैसे पूरा पाषाण कुल्हाड़ी हो गया, खुरचनी हो गया, चौपर हो गया, गाँथने वाला सब मिला है, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल से अब आते हैं मध्य पाषाण काल। बिहार में क्या है, तो मध्य पाषाण काल नालंदा, जमुई, मुंगेर, ये सब मध्य पाषाण काल में भी फेमस था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में औजार मिले हैं इस सब एरिया में। इसके अलावा छोटा नागपुर में भी कुछ उपकरण मिले हैं, ठीक है। अब आता है बिहार के मंदार पर्वत, बांका जिले में स्थित है। ये क्या है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता की जानकारी मिला है, ठीक है, मंदार पर्वत से। मंदार पर्वत को ही बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो मंदार पर्वत को बीच में रख के मंथन करने के लिए यूज किया गया था, समझ गए। कुछ कुछ एविडेंस ये मिले हैं, तो इससे याद रखना है मंदार पर्वत कहाँ है, तो बांका में है, ठीक है। बांका कहाँ पड़ता है, तो आप बोला जाए तो साउथ ईस्ट वाला आपका बिहार जो है ना, वहाँ पड़ता है, ठीक है, भागलपुर के आसपास, ठीक है, भागलपुर के बगल में है बॉर्डर, बांका हो गया, भागलपुर, जमुई इधर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नौ पाषाण काल स्थल जो मिले हैं, वो कहाँ कहाँ में, बिहार के नौ पाषाण काल स्थल, जैसे चिरांद में उत्खनन मिला है, मुख्य रूप से बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग के क्या मिला, निर्देशन से मिला है, ठीक है, यानी खोजा गया है तब मिला है। उसके बाद आप देखो इसमें, इस नौ पाषाण काल के जो बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग के निर्देशक जो है, उनका नाम था डॉक्टर बीपी सिन्हा, ठीक है, और डी सेन,
जैसे पुरातात्विक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसको खोज करने में। 2% के याद रखना, बीपी सिन्हा और डी सेन। ठीक है, इन 9 पाषाण काल के जो वस्तु मिले हैं, खोज किए हैं तो ये लोग को मिला है। स्थल क्या क्या मिला है, तो 9 पाषाण काल के स्थल देखा था। चिरांद पड़ता है सारण में, और हड्डी के उपकरण और बर्तन मिला है। चेचर पड़ता है, श्वेतपुर पड़ता है वैशाली में, पत्थर के उपकरण मिला है। रोहतास सिनवार मिला है, रोहतास के सिनवार से मिला है। मुंगेर भीमा बांध से मिला है। मनेर पटना से मिला है। गया किऊर से मिला है। ठीक है, गया जी आपका शेरघाटी और किऊर दोनों है। हाजिरपुर के कुतुबपुर, ठीक है, ये सब मिला है। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए बिहार में इससे पहले प्रागैतिहासिक, बिहार में क्या है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र बिहार के कैमूर और नवादा जिला में मिला है। शैल चित्र जो है ना, कैमूर और नवादा जिला में मिला है। सभी प्रागैतिहासिक स्थल में चिरांद सारण सबसे महत्वपूर्ण है। चिरांद और सारण में प्रागैतिहासिक काल के, चिरांद यानी सारण का, सारण डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है चिरांद, वहां पे सभी प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं। ठीक है, चिरांद में, ठीक है, हर चीज मिला है। बिहार में आयरन युग, लौह युग क्या होता है, शुरुआत होता है पूर्वी भारत, विशेष रूप से बिहार में लौह युग की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 1200 ईसा पूर्व में होता है, बीसी में होता है। प्रमुख प्रमाण क्या मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है राजगीर में, चिरांद में, सोनपुर में, तिलकपुर हो गया, जैसे स्थलों से लोहा के उपकरण मिला है। ठीक है, और हथियार और गहने भी मिले, हथियार और गहने भी मिले। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, हथियार भी मिला, गहना मिला, जिससे कुछ कुछ ऐसे हैं जो 1400 ईसी पूर्व से पहले का है, 1400 ईसा वर्ष पूर्व पहले का है। ठीक है, और कुछ आपके 1200। अब आता है साहित्य साक्ष्य क्या मिलता है, ऋग्वैदिक, अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। साहित्य साक्ष्य अगर देखा जाए तो अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी लोहे की जानकारी मिलता है। ठीक है, अब आते हैं प्रभाव और विशेषताएं, कृषि की जानकारी। लोहे के हल और उपकरण ने खेती को अधिक कुशल बना देता है, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। जब भी पहले के टाइम में मैंने बताया कि पहले आपको पाषाण काल के समय अगर देखा जाए तो उस टाइम लोहे का डिस्कवर नहीं हुआ था। या अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिहार में कुछ ऐसे जगह पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ एविडेंस मिला है, तो बोलोगे गलत है, नहीं मिला है भाई। ठीक है, यूपी में ही मिला है, बिहार में नहीं मिला है। ठीक है, तो कृषि की जानकारी इंडस वैली जब होता है, रेगुलेशन जो होता है ना, ठीक है, तो इंडस वैली के बाद होता है। लोहा का डिस्कवर लगभग 500-600 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, समझ गया तक। तो प्रभाव ये मिला है। अब आता है कृषि में, देखते हैं कि जब हल, पहले लकड़ी का यूज किया जाता था, तो लकड़ी क्या होता था, ज़्यादा गहराई तक मिट्टी को नहीं खोद पाता था। तो ज़्यादा गहराई तक नहीं खोद पाएगा तो उससे क्या होता, तो उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन आयरन जैसे डिस्कवर हुआ तो ज़्यादा गहराई तक मिट्टी को खोदा, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं तो ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसीलिए यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। समझ गए। अब आता है युद्ध और सुरक्षा की बात है। लोहे के हथियार ने युद्ध कौशल को बदल दिया और व्यापार मार्गों में भी सुरक्षित किया। लोहे के हथियार से वेपन बनने लगे, तलवार, बर्छी, ये सब बनने लगे लोहे से। ठीक है, व्यापार मार्ग को भी सुरक्षित करने लगा कि कोई लूटे नहीं, मारने के लिए हथियार थे। समझ गए। अब आते अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में क्या होता है, कृषि उत्पादन, सुरक्षित व्यापार मार्गों ने आर्थिक विकास और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। कमर्शियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, जब भी सोचो कि जब भी उत्पादन ज़्यादा होगा, तो जब भी कृषि का ज़्यादा उत्पादन होगा तो लोगों के पास कृषि खाने से ज़्यादा हो जाएंगे तो बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो कोई ना कोई क्या होगा, खरीदेगा, कुछ ना कुछ दे करके तो खरीदेगा। तो खरीदेगा तो जो बेच रहा है उसके पास पैसे आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ संपत्ति बढ़ेगा, तो संपत्ति बढ़ेगा तो कृषि के अलावा भी कुछ अलग सोचेगा, तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। समझ गया ना। और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, योद्धाओं की सामाजिक हैसियत में वृद्धि होती है, सामाजिक ढांचे में बदलाव आता है। ठीक है, अब आते हैं ताम्र, कॉपर काल। ठीक है, बिहार में ताम्र पाषाण काल जो अगर साक्ष्य मिला है 35 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मिला है। ठीक है, 3500 से लेकर के 1000 के बीच में मिला है। समझ गया यहाँ तक, 3500 से 1000 के बीच में। अब आता है इस काल में
तांबा, पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। तांबा और पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने में किया जाता था। ठीक है। अब आता है बिहार में ताम्र पाषाणकालीन युग का साक्ष्य कहाँ मिला है? ताराडीह गया में मिला है, सोनपुर सारण में मिला है। ठीक है। घोड़ा कटोरा राजगीर वाला जो है अभी आपका 2000 जो बजट सॉरी जो आपका क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे जो मनाया गया था ना, तो वहाँ पे जो होता है ना झांकी दिखाते हैं, तो बिहार का भी झांकी आया था, उसमें घोड़ा कटोरा का यूज किया गया था। समझ गए? घोड़ा कटोरा वाला फोटो बनाया गया था डिजाइन। समझ गए? तो घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर में। मनेर में मिला है, पटना या समस्तीपुर में मिला है, सोनवार रोहतास में, ओरियर भागलपुर में मिला है, वैशाली से। ठीक है। वैशाली से काले और लाल मृदभांड की प्राप्त हुई है। समझ गए? तो ये समझ गए यहाँ तक? तो ये आपका एविडेंस रहा, ए का प्रयोग करा। अब आगे आते हैं। अब इसमें क्या है, अब आता है वैदिक काल की जानकारी। वैदिक काल की जानकारी क्या होता है? बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा की चर्चा मिलती है। विदेह के माधव कथा की चर्चा मिलती है। इस समय संभवतः विदेह बिहार का सर्वाधिक मजबूत क्षेत्र रहा होगा। बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज की जानकारी मिलता है। इससे पता लगता है कि विदेह बिहार का सबसे संपन्न क्षेत्र होगा, डेवलप एरिया होगा विदेह वाला एरिया। सिंपल सोचो कि अगर मान लो कि आज से करीब 50 साल पहले अगर किसी के घर में टीवी है, ठीक है, 50 साल पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, 50 साल पहले अगर किसी के घर में टेलीफोन है 50 साल पहले, तो आप सोचोगे कि भाई डेवलप तो होगा तभी तो उसके घर में वो है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दैट टाइम उस समय सबके घर में चीज़ नहीं था। अभी प्रेजेंट में सबके पास है ना, उस समय सबके घर में अवेलेबल ही नहीं था। समझ गए ना? तो अगर उस समय कथा की जानकारी मिलता है तो समझ लो कि डेवलप होगा। तो इसीलिए विदेह माधव की कथा मिलता है। ठीक है। अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव को ही उत्तर बिहार के आर्यों का विस्तारक कर्ता माना जाता है। विदेह माधव ही आपके क्या थे? बोला जाता है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कि बिहार में, उत्तर बिहार, खास करके उत्तर बिहार में आर्यों का विस्तार कर्ता माना जाता है। किसको? विदेह माधव को। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी। समझ गए? शतपथ ब्राह्मण में भी भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को ब्रात्य कहा गया। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार के निवासी जो थे उनको ब्रात्य के रूप में देखा गया, यानी ब्रात्य कहा जाता था। समझ गए? ब्रात्य का मतलब होता है जो तपस्वी के रूप में भटकते रहने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तपस्वी थे, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले, आप बोल सकते हो ना कि जो साधु महात्मा टाइप के, इस टाइप के एरिया की चर्चा किया गया है। ठीक है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार वाला एरिया के लोगों के बारे में समझ गए, वहां के निवासियों के बारे में। वायु पुराण में गया जी को असुरों का राज्य कहा जाता था। असुरों का एरिया गया जी को कहा जाता है आपको वायु पुराण में। समझ गए? अब आता है वैदिक काल की बात होती है। वैदिक काल क्या है? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय होता है। ठीक है। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यानी आपको वैदिक सिविलाइजेशन, जब सिंधु सभ्यता खत्म होता है उसके बाद आर्यों का आगमन होता है। ठीक है। मिडिल वेस्ट एरिया से आर्य आए थे, वो जानकारी मिलता है। तो आर्यों का आगमन जो होता है ना, ठीक है, उसी पीरियड को बोला जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता अगर देखा जाए दो काल में विभाजित है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच वाला एरिया है। ऋग्वेद में बिहार मगध क्षेत्र को कीकट कहा जाता है, मैंने अभी बताया। इसका मतलब है अपवित्र देश, यानी जो पवित्र एरिया नहीं है उसको कीकट कहा जाता है। ऋग वैदिक में बिहार को कीकट कहा गया, अपवित्र देश। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है?
कि बिहार के भौगोलिक विस्तार से संबंधित जानकारी मिलती है। जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलता है। समझ गए। शतपथ ब्राह्मण की रचना लगभग 800 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व हुआ है शतपथ ब्राह्मण की चर्चा। ये क्या है? शतपथ ब्राह्मण आपको 1000 से लेकर के 600 BC के बीच का है। ठीक है। अथर्व और पंचवी ब्राह्मण ने बताया कि बिहार के लोगों को बिहार के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था। ब्रात्य का मतलब होता है कि दर दर भटकने वाले, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह स्थायी नहीं रहने वाले। ठीक है, एक टाइप के सन्यासी। तो अथर्व और पंचवी ब्राह्मण बिहार के लोग, खास मगध वाला एरिया को क्या बोला जाता? ब्रात्य कहा जाता है। समझ गए। जो लोग वैदिक कर्मकांड में विश्वास रखते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। जो वैदिक कर्म कांड में विश्वास रखते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। जो लोग वैदिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। आर्य किसको कहा जाता था? जो वैदिक कर्म कांड में विश्वास रखते थे। अनार्य किसको कहा जाता था? जो वैदिक कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। इसी संदर्भ में बिहार के क्षेत्र को कीकट तथा यहाँ के लोगों के निवासियों को ब्रात्य कहा जाता था। समझ गए। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता? ब्रात्य कहा जाता। अब आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। मातृदेवो भव का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में ठीक है, देवो भव, जो मिट्टी है देव के बराबर है। जो मातृभूमि, सिंपल समझ लो ना, मातृदेवो भव। जैसे माता हो गया, मातृ मतलब माता भी होता है, मिट्टी भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? भगवान के बराबर है। माता अगर है भगवान के बराबर है। ठीक है, मातृदेवो भव। वसुदेव, आप देखो ना यहाँ पे बहुत चर्चा है। वसुदेव कुटुम्बकम का उल्लेख महो उपनिषद में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मातृदेवो भव का उल्लेख तैत्तरीय ब्राह्मण में मिला है, सॉरी उपनिषद में। वसुधैव कुटुम्बकम की उल्लेख महो उपनिषद में मिला है। समझ गए। और सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडिको उपनिषद में मिला है। ध्यान रखना, मुंडिको उपनिषद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस बार ज्यादा चांस है किसका पूछने का? तो इस बार ज्यादा चांस है वसुदेव कुटुम्बकम या मातृदेवो भव, इसका क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो वसुदेव कुटुम्बकम का उल्लेख महोपनिषद और मातृदेवो भव का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में। यहां तक क्लियर हो गया। तो मुंडको उपनिषद में इसकी चर्चा मिली है। अब आते हैं कुछ और। यहां देखो, एक है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिला है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, अब आप करेक्ट कर लेना। बृहदारण्यक बोला जाता है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अतिथि देवो भव बहुत इंपॉर्टेंट है, तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। मैंने क्या बताया? अतिथि देवो भव का तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। मातृदेवो भव का तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। मातृदेवो भव हो या अतिथि देवो भव हो, दोनों की चर्चा तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। समझ गए। मातृदेवो भव या अतिथि देवो भव हो, दोनों की चर्चा तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। क्लियर। सर्वे भवन्तु सुखिना का उल्लेख बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना, बृहदारण्यक में क्या मिलता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय और सर्वे भवन्तु सुखिना बृहदारण्यक में मिला है। ठीक है, दोनों याद रखना है। ठीक है, यहां तक समझ गए। दोनों को क्या रखना? याद रखना। मैंने पिछला वाला क्या बताया? यहां देखो, गायत्री मंत्र को उल्लेख ऋग्वेद में, मातृदेव भव का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में, वसुदेव कुटुम्बकम महोपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। समझ गए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सर्वे भवन्ति सुखिना बृहदारण्यक और तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक, अतिथि देवो भव तैत्तरीय। समझ गए। आई होप समझ गए होंगे आप।
तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना यार, ठीक है। अब आते हैं वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो प्राथमिक काम क्या था, पशुपालन। द्वितीय क्या था, कृषि। और यज्ञ भी करना था भाई, कर्मकांड भी करते थे। 3 काम होता था। प्राथमिक तो ये था पशुपालन करना, द्वितीय कृषि करना, तृतीय क्या था, यज्ञ करना। ये भी मिलता है, ठीक है। अब आता है पुराणों में, वायु पुराण में, ठीक है, कीकट शब्द का अर्थ बताया गया है कि कीकट शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता अपवित्र देश। कीकट वायु शब्द में अपवित्र देश को बोला जाता है। वायु पुराण और पद्म पुराण में गया राजगीर को पवित्र स्थल बताया गया है। समझ गए, वायु पुराण बताया पवित्र, सतपथ अपवित्र बताया था, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण जो है अपवित्र बताया था। और वायु पुराण और पद्म पुराण क्या है, पद्म पुराण आपको राजगीर और गया को पवित्र स्थान बताता है, ठीक है। बिहार में आर्यों का आगमन, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आगमन लोहे का प्रयोग का कारण संभव हुआ, ठीक है। आर्यों का जो उत्तर वैदिक काल हुआ, वह उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, आर्यों के आगमन लोहे का प्रयोग कारण संभव हुआ। जब आर्य आए उसी टाइम लोहे का प्रयोग हुआ, तभी आर्यों के कारण ही लोहे का प्रयोग हुआ। समझ गए कि कृषि वो करते थे आर्य। अब आता है आर्यों का, अगर देखा जाए आर्यों का बिहार में सर्वप्रथम आगमन विदेह क्षेत्र से मिलता है। मैंने बताया ना, विदेह वाला एरिया में ज़्यादा, जो डेवलप वाला एरिया मैंने बताया था, ठीक है। तो डेवलप आपकी अथर्ववेद में भी मिला है, यजुर्वेद में मिला है विदेह वाला की चर्चा, ठीक है। तो आर्यों का बिहार में सर्वप्रथम आगमन विदेह क्षेत्र से होता है, उत्तर बिहार बोला जाता है। विदेह की राजधानी कहाँ था, मिथिला। इसके राजा थे जनक, जनक राजवंश था। और संस्थापक जो थे ना, निमि विदेह थे। विदेह राजवंश के संस्थापक कौन थे, निमि विदेह थे, ठीक है। और राजवंश, उस राजवंश का नाम क्या था, जनक, राजधानी मिथिला। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में हुआ, मैंने बताया पहले। मुख्य रूप से, ठीक है, आपके अगर देखा जाए विदेह के मुख्य रूप से क्या होता है, शुक्ल यजुर्वेद। ये क्या है, शुक्ल है, ये क्या है, शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद। और शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ही भाग है, शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ही भाग है, में इसकी चर्चा मिलती है। विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद क्या है, मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण जो क्या है, यजुर्वेद का ही भाग है, ठीक है, पाठ है। अब आते हैं विदेह का साहित्यिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के, ठीक है, छंदोग्य, शतपथ ब्राह्मण के छंदोग्य उपनिषद में मिला है। विदेह का साहित्यिक उल्लेख अगर देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण और छंदोपनिषद, महाभारत, रामायण, वायु पुराण और आपके क्या है, बौद्ध के जातक कथा से मिला है, ठीक है। तो विदेह की चर्चा एक जगह नहीं है, शतपथ ब्राह्मण में मिला है, यजुर्वेद में भी मिला है, छंदोपनिषद में भी मिला है, महाभारत में भी, रामायण में भी, वायु पुराण में भी, और बौद्ध जो ग्रंथ है उसके जातक में भी मिला है। अब आता है कि विदेह और कौशल की सीमा सदा नीरा गंडक नदी थी। देवी सीता का जन्म स्थलीय विदेह ही थी। और सीता के पिता कौन थे, सीता के पिता शीरध्वज जनक थे। उनका पूरा नाम था शीरध्वज जनक। यहां तक समझ गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, देख लेना यार, लेक्चर भी देख लेना। अच्छा है, नया नया है तो इसका मतलब नहीं है कि मत देखो यार, देखोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।